दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर बताएं आपको मेरा कहानी कैसा लग रहा है। धन्यवाद। रीबर्थ फॉर रिवेंज सीजन 2। दोस्तों, ये है रीबर्थ फॉर रिवेंज का सीजन 2। लेकिन इस बार इस कहानी में आपको पहले जैसी कोई रीबर्थ वाली कहानी देखने को नहीं मिलेगी। इस कहानी को मैं आर्यवीर और माही के बच्चों के साथ आगे बढ़ा रही हूँ। नए किरदार, नई कहानी और नई शुरुआत के साथ इसमें आपको रिवेंज, लव, ट्विस्ट, ड्रामा और एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, इस बार कैरेक्टर्स बदल गए हैं, लेकिन कहानी में इमोशंस, रिश्ते और ट्विस्ट्स आपको अंत तक जोड़े रखेंगे। तो बताइए, आपको रीबर्थ फॉर रिवेंज सीजन 2 कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 22 साल बाद सिंघानिया मेंशन आज भी अपनी भव्यता और रौब के लिए उतना ही मशहूर था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन और संगमरमर से सजा हुआ आलीशान हॉल। लेकिन आज उस हॉल का माहौल कुछ अलग था। हॉल के बीचों बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से में सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन चेहरे पर आज भी वही रौब और आंखों में वही तेज था। वह थे आशुतोष सिंघानिया। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर सामने खड़े हेड सर्वेंट से गुस्से में पूछा, ये चारों अभी तक कहाँ हैं? हेड सर्वेंट ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सर, उनका कॉल आया था। वो सब रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आशुतोष जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी ऊपर से आती सीढ़ियों पर पायल की हल्की सी आवाज गूंजी। उनका ध्यान सीढ़ियों की तरफ चला गया। सीढ़ियों से एक 18 साल की बेहद प्यारी और मासूम लड़की नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नीचे आते ही उसने अपने दादाजी को गुस्से में बैठे देखा तो वह उनके पास जाकर प्यार से बोली, दादाजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भैया लोग आते ही होंगे। आशुतोष जी का गुस्सा पोती को देखते ही थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वानी बेटा, तुम तैयार हो गई? वानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी दादाजी। आशुतोष जी उठते हुए बोले, चलो मंदिर चलते हैं। और हाँ, उन सबको भी वहीं बुला लो, पूजा का समय होने वाला है। वानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादाजी। दोनों मंदिर के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद आशुतोष जी और वानी मंदिर पहुंच गए। मंदिर में आज विशेष पूजा की तैयारी की गई थी। चारों तरफ दीपक जल रहे थे और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। दोनों धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। तभी वानी की नजर सामने रखी तस्वीरों पर पड़ी और उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने 5 तस्वीरें रखी थीं और हर तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वो तस्वीरें किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार के उन 5 लोगों की थीं, जिन्हें उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था। आर्यवीर, माही, परी, वीर और शिवानी। परी अभी केवल 20 साल की थी। वानी की आंखें तस्वीरों को देखते ही नम हो गईं। वह चुपचाप अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगी, लेकिन अपने दिल में उठे दर्द को नहीं रोक पाए। 2 साल पहले हुए उस भयानक प्लेन क्रैश ने सिंघानिया परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली थीं। उस हादसे में एक ही दिन में आशुतोष जी ने अपने दोनों बेटों आर्यवीर और वीर, अपनी दोनों बहुओं माही और शिवानी और अपनी प्यारी पोती परी को खो दिया था। 5 अपनों की तस्वीरें सामने थीं, और उन तस्वीरों के सामने खड़े आशुतोष जी की आंखों में भी आज वही दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में तस्वीरों की ओर देखते हुए कहा, तुम पांचों ने हमें छोड़कर जाने की इतनी जल्दी क्यों की? उनकी आवाज भर्रा गई। वानी ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी। आशुतोष जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे आने से लगा था कि भगवान ने हमारे परिवार की आखिरी खुशी हमसे नहीं छीनी। लेकिन इन 5 की कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकता, बेटा। वानी ने कुछ नहीं कहा। वह बस सामने लगी तस्वीरों को देखती रही। उसकी नजर अपने माता पिता वीर और शिवानी की तस्वीर पर जाकर रुक गई। आज भी उसे याद था कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते थे। वानी ने मन ही मन कहा, माँ, पापा, अगर आप दोनों आज होते तो मैं कितनी खुश होती। तभी मंदिर में पंडित जी ने पूजा शुरू करने के लिए उन्हें आवाज दी। आशुतोष जी, पूजा का समय हो गया है। आशुतोष जी ने अपने आंसू पोंछे और वानी का हाथ थामकर पूजा की ओर बढ़ गए। तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। वानी और आशुतोष जी का ध्यान भी मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ चला गया। कुछ ही पल बाद मंदिर के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक 27 साल का लंबा, हैंडसम और बेहद रौबदार लड़का बाहर निकला।
उसने सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। लंबा कद, ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प जॉलाइन और शांत लेकिन पावरफुल पर्सनालिटी। उसे पहली नजर में देखकर किसी को भी यही लगता कि सामने आर्यवीर सिंघानिया खड़े हैं। लेकिन वो आर्यवीर नहीं था। वो था शिवाय सिंघानिया। सिंघानिया परिवार का बड़ा पोता। शिवाय बाहर निकलकर अपने कुर्ते की आस्तीन ठीक करता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। वह कम बोलने वाला और अपने इमोशंस को अपने अंदर रखने वाला इंसान था। उसकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी थी। वह जहां भी जाता, लोगों का ध्यान अपने आप उसकी तरफ चला जाता। और उसके पीछे कार से उतरा एक और लड़का। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे शिवाय का दूसरा वर्जन सामने आ गया हो। रुद्राक्ष सिंघानिया, शिवाय का ट्विन ब्रदर। दोनों के चेहरे इतने सिमिलर थे कि पहली नजर में किसी के लिए दोनों को पहचानना मुश्किल था। वही हाइट, वही शार्प फीचर्स, वही डार्क आइज और लगभग वैसी ही पर्सनालिटी। लेकिन दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शिवाय शांत और सीरियस था, वहीं रुद्राक्ष बिंदास और थोड़ा मिस्चिवस था। उसे हर सिचुएशन में मजाक करने का कोई न कोई मौका मिल ही जाता था। पर अपने माँ पापा और छोटी बहन को खोने के बाद वो भी शांत हो गया है। दोनों आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे दो और लड़के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। पहला था वीरांश सिंघानिया। वीरांश की उम्र 22 साल थी। वह वीर का बड़ा बेटा था और लुक्स में काफी हैंडसम था। उसकी पर्सनालिटी अपने पिता वीर की तरह मच्योर और रिस्पॉन्सिबल थी। वीरांश ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था, लेकिन जब भी परिवार की बात आती, वो सबसे आगे खड़ा रहता था। सिंघानिया परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की मैच्योरिटी उसमें उम्र से कहीं ज्यादा थी। वह अपने चाचा आर्यवीर को अपना आइडल मानता था और अपने पिता वीर से भी बेहद प्यार करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक काम एक्सप्रेशन रहता था, लेकिन अपने परिवार के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर उनके साथ आया वेदांत सिंघानिया। सिर्फ 20 साल का वेदांत परिवार का सबसे चेयरफुल और लवेबल मेंबर था। वह घर का लाडला था। उसकी पर्सनालिटी बाकी तीनों से बिल्कुल अलग थी। जहां शिवाय सीरियस था, रुद्राक्ष बिंदास था और वीरांश मच्योर था, वहीं वेदांत थोड़ा प्लेफुल और फन लविंग था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका दिल। वह अपने परिवार के हर सदस्य से बेहद प्यार करता था और खासकर अपनी छोटी बहन वानी से। वानी उसके लिए सिर्फ बहन नहीं थी, वह उसकी जान थी। और यही बात शिवाय, रुद्राक्ष और वीरांश पर भी लागू होती थी। चारों भाइयों की जान थी उनकी छोटी बहन वानी सिंघानिया। 18 साल की वानी, प्यारी, मासूम और अपने पूरे परिवार की लाडली। उसकी एक मुस्कान पर चारों भाई अपनी सारी परेशानी भूल जाते थे। वानी के लिए भी उसके चारों भाई उसकी पूरी दुनिया थे। उसके माता पिता वीर और शिवानी की 2 साल पहले हुए प्लेन क्रैश में मौत के बाद वानी के लिए उसके भाइयों ने ही पिता और भाई दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। शायद यही वजह थी कि चारों भाई उससे लेकर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। वानी को हल्की सी भी तकलीफ होती तो चारों परेशान हो जाते। शिवाय उसे अपनी जिम्मेदारी मानता था। रुद्राक्ष उसे परेशान करके हंसाना अपना हक समझता था। वीरांश उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। और वेदांत तो उसकी छोटी छोटी बातों पर भी उसके साथ खड़ा रहता था। चारों भाई मंदिर के अंदर पहुंचे। पर वेदांत भी अब शांत हो गया है। अपने माँ पापा के जाने के बाद चारों भाई के अंदर से वो बच्चा निकल गया है जो उनके माँ पापा के जिंदगी में था। भाई धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। अभी कुछ देर पहले तक उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही सबकी आंखों में गंभीरता उतर आई। आज का दिन ही कुछ ऐसा था। 2 साल पहले इसी मनहूस दिन ने सिंघानिया परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया था। एक भयानक प्लेन क्रैश, और सिर्फ कुछ घंटों में एक पूरा परिवार बदल गया था। आर्यवीर और माही, वीर और शिवानी, और उनकी प्यारी बेटी परी, पांचों हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनकी मौत ने सिंघानिया परिवार को अंदर तक तोड़ दिया था। शिवाय ने सामने रखी अपने पापा आर्यवीर और मां माही की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह हमेशा की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए था। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें तस्वीरों से हटा ली। वह नॉर्मली हर बात में मजाक करने वाला लड़का था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। वीरांश अपने माता पिता वीर और शिवानी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसे आज भी अपने माता पिता की बातें याद थीं। उनका प्यार, उनकी डांट, उनकी छोटी छोटी बातें, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। वहीं वेदांत की नजर परी की तस्वीर पर जाकर रुक गई। उसकी बड़ी बहन परी, जिसे वह हमेशा अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड समझता था।
परी उसके साथ लड़ती भी थी, उसे परेशान भी करती थी और फिर कुछ ही देर में खुद उसे मनाने भी आ जाती थी। लेकिन आज उसकी तस्वीर के सामने फूलों की माला थी। वेदांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद पंडित जी ने पूजा शुरू करवाई। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ लिए। आशुतोष जी और वाणी भी उनके पास आकर बैठ गए। पूरे मंदिर में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। सभी ने अपने अपने माता पिता और अपनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। पंडित जी ने सभी को प्रसाद दिया और फिर धीरे धीरे वहां से चले गए। मंदिर में अब सिर्फ सिंघानिया परिवार के लोग रह गए थे। आशुतोष जी कुछ देर तक सामने लगी 5 तस्वीरों को देखते रहे। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, भगवान, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना। सभी की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। आशुतोष जी ने तस्वीरों की तरफ इशारा किया। जहां आज मेरी तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां मेरे बच्चों की तस्वीर लगी है। उनकी आवाज भर्रा गई। एक पिता से पहले अपने बच्चों की तस्वीर के सामने खड़ा होना कितना दर्द देता है, ये मैं जानता हूं। उन्होंने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन इस बार आंसू रुक नहीं पाए। मेरे दोनों बेटे, मेरी दोनों बहुएं और मेरी परी, सब मुझे छोड़कर चले गए। वह कुछ पल चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, शायद अब भगवान को मेरी भी जरूरत नहीं है। दादाजी, एक साथ 5 की आवाज मंदिर में गूंज उठी। शिवाय, रुद्राक्ष, वीरांश, वेदांत और वाणी ने एक साथ उनकी तरफ देखा। शिवाय तुरंत उनके पास आया। दादाजी, आप ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। रुद्राक्ष की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आपको पता भी है, अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा। वीरांश ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, पापा, बड़े पापा, बड़ी माँ और परी दीदी हमें छोड़कर चले गए। उसकी आवाज भी टूटने लगी। वेदांत ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते दादाजी। वाणी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वह दौड़कर आशुतोष जी के गले लग गई। दादाजी, उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। आप कहीं नहीं जा रहे हो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आशुतोष जी ने अपनी पोती को बाहों में भर लिया। वाणी रोते हुए बोली, पहले ही हमने सबको खो दिया है, अब मैं आपको नहीं खो सकती। आशुतोष जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने वाणी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शिवाय ने भी आगे बढ़कर अपने दादा के कंधे पर हाथ रखा। आप हमारे लिए सिर्फ दादाजी नहीं हो, आप हमारे परिवार की स्ट्रेंथ हो। रुद्राक्ष ने आंसू छिपाने के लिए हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, और वैसे भी दादाजी, हमें संभालना इतना इजी नहीं है। आपको अभी बहुत साल हमारी हेडेक सहनी है। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें नम होते हुए भी चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आशुतोष जी ने चारों पोतों और वाणी को अपने पास बुला लिया। 5 उनके आसपास खड़े थे। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, तुम 5 हो ना, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। फिर उनकी नजर सामने लगी 5 तस्वीरों पर चली गई। लेकिन तुम्हारे माँ, पापा और परी की कमी। उनकी आवाज फिर से भर्रा गई। वो कमी शायद जिंदगी भर रहेगी। कुछ पल के लिए मंदिर में फिर से खामोशी छा गई। सामने 5 तस्वीरें थीं, और उनके सामने खड़ा था एक परिवार जिसने अपने 5 अपनों को खोकर भी एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। उन्हें नहीं पता था कि वक्त ने उनके लिए आगे क्या लिखा है। थोड़ी देर तक सब वही मंदिर में शांति से बैठे रहे। दादाजी, आप और वाणी घर जाए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। वेदांत ने आशुतोष जी की तरफ देखते हुए कहा। आशुतोष जी ने हैरानी से चारों भाइयों को देखा। तुम सब कहाँ जा रहे हो? इस बार रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर जवाब दिया, दादाजी, हम एम हाउस जा रहे हैं। आशुतोष जी कुछ पल चुप रहे। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा, आज का दिन हमारे लिए जितना मुश्किल है, उतना ही उन बच्चों के लिए भी है, इसलिए हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। शिवाय ने भी गंभीरता से कहा, माँ हमेशा कहा करती थी कि जैसे हम सब उनके बच्चे हैं, वैसे ही एम हाउस में रहने वाला हर बच्चा भी उनका बच्चा है। वेदांत ने सामने रखी अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, माँ ने कभी एम हाउस को अनाथ आश्रम की तरह नहीं देखा। उनके लिए वो एक घर था, और वहां रहने वाले सारे बच्चे हमारे परिवार का हिस्सा थे। वीरांश ने धीमे से कहा, माँ हर बच्चे का नाम जानती थी, किसे क्या पसंद है, किसे क्या खाना अच्छा लगता है, किसका स्कूल में क्या चल रहा है, उन्हें सब पता रहता था। रुद्राक्ष की आंखें नम हो गईं। और पापा भी हमेशा कहते थे कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए कम प्यार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं है। वेदांत ने सिर हिलाया, यही वजह है कि एम हाउस हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं है। शिवाय ने दृढ़ आवाज में कहा,
वो हमारे माँ पापा की आखिरी निशानी है। कुछ पल के लिए चारों भाई चुप हो गए। उनके सामने अपने माता पिता की तस्वीरें थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी माँ अभी भी उनसे कह रही हो, बच्चों का ध्यान रखना। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और हमें पता है, आज जब तक हम उन बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएंगे, उनमें से कोई भी ठीक से खाना नहीं खाएगा। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खासकर छोटे वाले, वो तो हमें देखकर ही खाना शुरू करते हैं। वीरांश ने कहा, इसलिए हम जा रहे हैं उन्हें खाना खिलाने, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने। शिवाय ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, माँ पापा ने एम हाउस बनाया था, उन्होंने हमसे एक भी बच्चा कभी अलग नहीं समझा, इसलिए उनके रहते जो सपना उन्होंने देखा था, उसने एक पल रुककर कहा, हमारे रहते उनका वो सपना कभी टूटेगा नहीं। आशुतोष जी चारों पोतों को देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व था। आज उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके संस्कार उनके पोतों में जिंदा थे। आशुतोष जी ने धीरे से कहा, जाओ बेटा। चारों ने उनकी तरफ देखा। उन बच्चों को मेरी तरफ से भी प्यार देना। वाणी ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, और उनसे कहना कि दादाजी और मैं भी जल्दी मिलने आएंगे। वेदांत मुस्कुराया, बिल्कुल वाणी। रुद्राक्ष ने मजाकिया अंदाज में कहा, और तुम ज्यादा इमोशनल मत होना, वरना वहां जाकर सारे बच्चे तुम्हें देखकर खुद रोने लगेंगे। वाणी ने उसे घूर कर देखा। भैया। रुद्राक्ष हंस पड़ा। कुछ पल के लिए मंदिर का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो गया। शिवाय ने बाकी भाइयों की तरफ देखा। चलो। चारों भाई एक साथ मंदिर से बाहर निकलने लगे। आशुतोष जी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके मन में एक ही बात थी, आर्यवीर और माही ने जो परिवार अपने खून से नहीं, अपने दिल से बनाया था, उसे उनके बच्चे आज भी पूरी ईमानदारी से संभाल रहे थे। और शायद यही उनके माता पिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। चारों भाई मंदिर से बाहर निकले और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। शिवाय और रुद्राक्ष एक ही गाड़ी में थे, जबकि वीरांश और वेदांत दूसरी गाड़ी में उनके पीछे आ रहे थे। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बाहर शहर की लाइट्स तेजी से पीछे छूट रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। शिवाय सीट से सिर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सीरियसनेस थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष उसे कुछ देर तक देखता रहा। वह अपने भाई को बचपन से जानता था। शिवाय चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करे, रुद्राक्ष जानता था कि उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने चुप्पी तोड़ी। भाई, कब तक आप ऐसे ही रहेंगे? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो करिए। फिर भी शिवाय शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। आप जानते हैं ना कि वो भी शायद आपका इंतजार कर रही होंगी। शिवाय के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष अब तक चुप था, लेकिन आखिरकार वह भी बोल पड़ा, क्या सच में आप उन्हें भूल गए? शिवाय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगा। रुद्राक्ष ने गंभीर आवाज में कहा, बचपन का प्यार है वो, भाई। उसकी आवाज में मजाक बिल्कुल नहीं था। आप दोनों ने साथ में अपना बचपन बिताया है। एक दूसरे से अलग होने की बात पर घंटों रोते थे। आपको याद है ना? शिवाय की नजर खिड़की के बाहर चली गई। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने उनसे बात करना ही छोड़ दिया? शिवाय अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन रुद्राक्ष के शब्द उसके दिल के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे, जिसे वह पिछले कई सालों से बंद करके बैठा था। अचानक, शिवाय की आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूम गया। घुंघराले बाल, मासूम आंखें, गालों पर हल्की सी मुस्कान, और उसकी आवाज, शिवाय, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। शिवाय के चेहरे के भाव बदल गए। उसके सामने अब मंदिर नहीं था। वह अपने बचपन में पहुंच चुका था। एक छोटी सी काशवी उसके सामने खड़ी थी। वही काशवी, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था, जिसके साथ उसने खेलने से लेकर लड़ने तक हर छोटी बड़ी चीज शेयर की थी, जिसे उसने बचपन में ही अपना मान लिया था। एक मासूम सा रिश्ता, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगला ही पल, उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई, जिसने उसकी पूरी यादों को झकझोर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे सालों पुराना दर्द छिपा हुआ था। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में पूछा, भाई, क्या हुआ? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चेहरा था,
काशवी का, और उस चेहरे के साथ जुड़ी एक ऐसी याद जिसने शिवाय को काशवी से दूर होने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसा सच जिसके बारे में उसके परिवार में शायद ही कोई जानता था। शिवाय ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा, उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। गाड़ी के अंदर फिर से खामोशी छा गई। दूसरी तरफ शहर के एक शांत से इलाके में एक छोटा सा घर था। न तो वह घर बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के रिश्तों में थी। घर बहुत सिंपल था, लेकिन हर कोने में अपनापन महसूस होता था। उसी घर के एक कमरे में लगभग 25 साल की एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। काशवी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आंखों में नमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत पुरानी याद में खोई हुई हो। उसकी नजरों के सामने बार बार एक चेहरा आ रहा था। शिवाय, बचपन का शिवाय, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, और वो सारे वादे जिन्हें वक्त ने कहीं पीछे छोड़ दिया था। काशवी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसके गाल पर बह गया। उसने जल्दी से उसे अपनी उंगलियों से पोंछ लिया। तभी कमरे के बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, काशवी बेटा, तैयार हो गई क्या? काशवी ने तुरंत खुद को संभाला। उसने खिड़की से नजर हटाए और आवाज लगाई, हाँ माँ, अभी आए। उसने एक बार आईने में खुद को देखा, आंखों में बची नमी को साफ किया और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। फिर वह कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। नीचे उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उनका नाम था काशी। उम्र ने उनके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं, उनकी आंखों में सालों से जमा दर्द भी साफ दिखाई देता था। काशवी ने अपनी माँ को देखा तो कुछ पल उन्हें देखती रही। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। माँ, आदित्य कहाँ है? तभी पीछे से एक आवाज आई, दीदी। काशवी ने पीछे मुड़कर देखा। सामने लगभग 22 साल का एक लड़का खड़ा था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शरारत थी। वह था आदित्य, काशवी का छोटा भाई और काशी तथा अधीरा का बेटा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने आपकी स्कूटी साफ कर दी है। काशवी ने हैरानी से उसे देखा। सच में? हाँ, आदित्य ने प्राउडली कहा। अब आप आराम से ऑफिस जा सकती हो। आज रास्ते में आपकी स्कूटी बंद नहीं होगी। काशवी हंस पड़ी। तुमने स्कूटी साफ की है या रिपेयर भी कर दी? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, वो तो मैकेनिक का काम है दीदी, मैं इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। काशवी की हंसी निकल गई। कुछ देर के लिए घर का माहौल हल्का हो गया। तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद काशवी ने अपना बैग उठाया। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। काशी ने उसे जाते हुए देखा। फिर धीरे से पूछा, लेकिन पापा से मिलते हुए जाओगी ना? काशवी कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। काशी की आंखें पहले ही नम हो चुकी थीं। वह जानती थी कि हर सुबह काशवी के लिए यह सवाल कितना मुश्किल होता है। काशवी ने अपनी नजरें झुका ली। फिर धीरे से बोली, हाँ माँ, पापा से मिलकर ही जाऊंगी। काशी ने बस सिर हिला दिया। उनकी आंखों में कई सवाल थे, कई दर्द थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछा। आदित्य ने भी अपना कॉलेज बैग उठाया। दीदी, मैं भी निकलता हूँ। आज लेट हुआ तो प्रोफेसर फिर लेक्चर देंगे। काशवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लेक्चर की जरूरत है भी? आदित्य ने मुंह बनाया। दीदी, आप भी ना। काशवी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। चलो, अच्छे से कॉलेज जाना। जी मैडम। आदित्य हंसते हुए बाहर निकल गया। काशवी ने भी अपनी माँ के पैर छुए। काशी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बेटा। आप भी। काशवी घर से बाहर निकल गई, लेकिन उसके कदमों में ऑफिस जाने की जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि आज उसे फिर उस जगह जाना है जहां जाने से उसका दिल हर बार भारी हो जाता था। कुछ देर बाद काशवी की स्कूटी एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। उसने स्कूटी पार्क की और कुछ पल वहीं बैठी रही। फिर उसने एक लंबी सांस ली, अपने चेहरे पर आई बेचैनी को छिपाने की कोशिश की और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। कुछ ही देर में वह एक वार्ड के सामने खड़ी थी। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां बंद की। एक बार फिर लंबी सांस ली। आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी नजर सीधे उस बेड पर पड़ी, जहां पिछले 2 सालों से उसका अपना कोई अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। काशवी कुछ कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर आ गया।
उसने उसे पूछा और धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं आ गई। कमरे में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन काशवी फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती रही, क्योंकि वह जानती थी उसे टूटना नहीं है, कम से कम अपने पापा के सामने तो बिल्कुल नहीं। काशवी धीरे धीरे बेड के पास जाकर बैठ गई। उसके सामने उसके पापा अधीरा लेटे हुए थे। चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, आंखें बंद थी और शरीर कई मशीन से कनेक्टेड था। कमरे में सिर्फ मशीन्स की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। काशवी ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। हाथ ठंडा था। काशवी ने अपनी उंगलियों से उनके हाथ को सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा, मैं आ गई। कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ सेकंड तक इंतजार करती रही, फिर बोली, आज फिर आप मुझसे बात नहीं करेंगे? उसकी आवाज में शिकायत थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आपको पता है ना, मैं रोज आपके पास आती हूँ, फिर भी आप ऐसे आंखें बंद करके पड़े रहते हो। उसने उनका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच कसकर पकड़ लिया। माँ कहती है कि एक दिन आप ठीक होकर घर वापस आओगे। काशवी की आवाज धीमी हो गई। मैं भी यही मानती हूँ। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी तो माँ भी टूट जाएंगी। कुछ पल के लिए कमरे में फिर खामोशी छा गई। काशवी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा, आज फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन शाम को वापस आऊंगी। उसने हल्की मुस्कान दी, और हाँ, आदित्य ने मेरी स्कूटी साफ की है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर सच में खुशी आई। उसका कहना है कि अब मेरी स्कूटी कभी खराब नहीं होगी। वह हल्का सा हंसी। आप होते ना तो उसकी बात सुनकर जरूर हंसते, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। उसने अपने पापा के हाथ पर अपना सिर रख दिया। पापा, उसकी आवाज कांप गई, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना। एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भारी कदमों के साथ काशवी अस्पताल से बाहर निकल आई। अस्पताल के बाहर आते ही उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव। वह जानती थी कि अगर वह वहीं कुछ देर और रुक गई तो शायद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। काशवी ने गहरी सांस ली और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद वह सीधे अपने ऑफिस पहुंच गई। यह कोई बहुत बड़ा या आलीशान ऑफिस नहीं था। शहर के एक छोटे से कमर्शियल बिल्डिंग में एक नया फैशन डिजाइनिंग स्टूडियो था। स्टूडियो की शुरुआत हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। पूरे ऑफिस में सिर्फ 10 लोग काम करते थे। हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारी थी। कोई फैब्रिक संभालता था, कोई स्टिचिंग और सैम्पलिंग देखता था, कोई डिजाइन्स तैयार करता था, तो कोई क्लाइंट से बात करता था। लेकिन उन 10 लोगों में अगर किसी एक की सबसे ज्यादा तारीफ होती थी तो वह थी काशवी। काशवी इस छोटे से स्टूडियो की सबसे टैलेंटेड फैशन डिजाइनर थी। उसकी क्रिएटिविटी बाकी लोगों से अलग थी। वह किसी भी सिंपल फैब्रिक को देखकर उसके दिमाग में पूरा आउटफिट इमेजिन कर लेती थी। किस रंग के साथ कौन सा शेड अच्छा लगेगा, किस डिजाइन पर कौन सा एम्ब्रॉयडरी पैटर्न होना चाहिए, किस तरह का आउटफिट किस पर्सनालिटी पर सूट करेगा। काशवी इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसकी यही टैलेंट इस छोटे से स्टूडियो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और इस स्टूडियो का ओनर भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। वह भी काशवी की ही उम्र का एक लड़का था, अर्नव मेहरा। लगभग 25 साल का अर्नव एक बेहद सिंपल और मेहनती लड़का। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता छोटी सी टेलरिंग शॉप चलाते थे और उसकी मां घर पर कपड़े सिलकर परिवार की मदद करती थी। अर्नव ने अपनी पढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग अपने दम पर पूरी की थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन टैलेंट और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़े डिजाइनर्स के अंडर काम करने के बजाय अपना कुछ शुरू करने का फैसला किया। कई लोगों ने उसे समझाया था, इतने बड़े शहर में बिना पैसे के फैशन स्टूडियो शुरू करना आसान नहीं है। लेकिन अर्नव ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया और अपने सपने के नाम पर रखा, ARVYN स्टूडियो। अर्नव का मानना था कि अगर टैलेंट और मेहनत सच्ची हो तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी पहचान बन सकती है। आज भी स्टूडियो छोटा था, लेकिन अर्नव के सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने में उसकी सबसे बड़ी मददगार थी काशवी ऑफिस के अंदर पहुंची तो वहां काम कर रहे बाकी एम्प्लॉइज ने उसे देखकर स्माइल किया। गुड मॉर्निंग काशवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। वह अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी और अपना बैग रखा। उसने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ डिजाइन फाइल्स खोल ली। तभी सामने से अर्नव आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ डिजाइन शीट्स थी। अर्नव ने आते ही कहा, गुड मॉर्निंग काशवी ने उसकी तरफ देखा।
गुड मॉर्निंग अर्नव। अर्नव ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह समझ गया कि आज फिर काशवी के चेहरे पर वही उदासी थी। उसने कुछ पूछने के बजाय बस इतना कहा, सब ठीक है। काशवी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ सब ठीक है। अर्नव जानता था कि उसकी ये मुस्कान पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन उसने उसे फोर्स नहीं किया। वह बस डिजाइन शीट्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आज हमें इन डिजाइन्स पर काम करना है। अगर हम ये कलेक्शन अच्छा बना पाए तो शायद हमें पहला बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। काशवी ने शीट्स ली और ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चमक दिखाई दी। डोंट वरी अर्नव, हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। अर्नव मुस्कुरा दिया, मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। काशवी ने उसकी तरफ देखा। छोटा सा ऑफिस था, कम लोग थे, कम रिसोर्सेस थे, लेकिन उन सब के बीच दो लोगों के बड़े सपने थे। अर्नव अपने स्टूडियो को एक बड़ा फैशन ब्रांड बनाना चाहता था, और काशवी, वह बस अपने परिवार को संभालते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी।